हाँ जी, तो स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने बात किया था कि यदि इन्फिनाइट वायर हो, सो इन्फिनाइट वायर के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स भी किए थे, है ना। सो अलग अलग केसेस हमने लिया था, केस 1, केस 2, केस 3, ऐसे अलग अलग केसेस लिया था कि वायर यदि वन साइड से आपका इन्फिनाइट हो, वायर यदि आपके दोनों साइड से इन्फिनाइट हो, और तीसरा केस लिया था कि वायर यदि हमारा जो है वो पर्टिकुलर लेंथ का हो और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट हो और वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यदि निकालना हो तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है। तो शायद आप लोग को याद भी होगा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या लिखा था, E इज इक्वल टू K lambda by A sin theta 1 plus sin theta 2। केस क्या था हमारा? केस हमने बतलाया था कि ऐसा कुछ वायर हो, है ना, यदि इसका पर्टिकुलर लेंथ, सपोज लेंथ नहीं दिया रहेगा, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कि A डिस्टेंस पे है, एंड दिस एंगल इज गोइंग टू बी theta 1 and this angle is going to be, this is theta 2 in fact, and this is theta 1. So this is negative angle, this is positive angle. So ऐसे केसेस में इस पॉइंट P पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था और चूँकि ये जो चार्ज है, सो ये जो चार्ज है यहाँ से A डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो हमको इस डायरेक्शन में मिला था, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे। ये हम लोग का लास्ट क्लास का डिस्कशन था और इसी पे हम लोगों ने कुछ सवाल भी किए थे और मैंने बोला भी था कि ये सब जो पर्टिकुलर केसेस हैं, ये पर्टिकुलर केसेस पूछे जाते हैं। हम लोगों ने 3 केस का डिस्कशन किया था। अब इसी पे हम लोग सवाल को जो है वो 2-3 और सवाल हैं हमारे पास, 2-3 सवाल और डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर्क शेप में जो होता है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालते हैं। सो आज का पहला सवाल देखते हैं। सो आज का पहला सवाल है, इन द गिवन अरेंजमेंट ऑफ अ चार्ज स्क्वायर फ्रेम फाइंड फील्ड एट सेंटर, द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज शोन इन द फिगर। सो इसमें आपको निकालना क्या है? एक स्क्वायर फ्रेम है और उस स्क्वायर फ्रेम के कारण आपको जो है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मैं यहाँ पे इसका फिगर बना देता हूँ। ऐसा कुछ डायग्राम है। लेट मी पुट द charge density, the value of charge density. So this is lambda, this one is 4 lambda, and this one is 2 lambda, and this is minus 3 lambda, and this length is L. This is given. So what you have to do is you have to find out the electric field at the center of this square. क्वेश्चन को रीड करते हैं। So in the given arrangement of a charged square frame, find field at center. So find field at center. The linear charge density is shown in the figure. So the linear charge density is shown in the figure. This is lambda, this is 4 lambda, this is 2 lambda, this is minus 3 lambda. So हम इसको नंबरिंग कर लेते हैं। So let's say this is wire number 1, wire number 2, wire number 3 and wire number 4। ये 4 वायर हो गए और इन 4 वायर के कारण हम लोग अलग अलग जो है इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, चारों के कारण निकाल लेंगे और फिर सबको सम ले लेंगे। और इसका सबसे सिंपल है कि आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लो, तो वेक्टर फॉर्म में और इजी हो जाएगा। मैं इधर में एक्स एक्सिस मान लेता हूँ और इधर में वाई एक्सिस मान लेता हूँ। एक्स एक्सिस में आई हैट और वाई एक्सिस में जे हैट। क्लियर? अब चलो निकालते हैं।
सो हमारे पास फार्मूला क्या था, अभी मैं थोड़ी देर पहले एक फार्मूला आपको लिखा था जो पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया था। सो वो था हमारा E इज इक्वल टू के लेमडा बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और यदि हमारा बाइसेक्टर का केस हो जहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 दोनों बराबर होंगे, तो ये बाइसेक्टर का ही केस है। यदि हम इस वायर 1 का बात करें, तो यदि हम इस वायर 1 का बात करें, so this angle is going to be equal to this angle and this angle is going to be 45 degree. So this is also 45, this is 45. So theta 1 and theta 2 सबके लिए होगा। आप 2 के लिए भी जाओगे तो ये 45, ये 45, यहाँ पे भी 45, 45, सबके लिए 45 होगा, है ना। केवल सब में लेमडा का वैल्यू चेंज होगा, है ना, और लेमडा की वजह से डायरेक्शन भी चेंज होगा। सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे निगेटिव। सो इस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और इस वायर के कारण चूंकि निगेटिव चार्ज, यदि ये पॉजिटिव रहता तो नीचे होता, चूंकि निगेटिव है तो ये भी ऊपर की तरफ में होगा। सो इतना चीज़ हमको पता है। सो हम एक एक करके निकालते हैं, है ना। सो पहले निकालते हैं हम वायर 1 के कारण। सो E1, सो वेक्टर E1 इज इक्वल टू क्या करेंगे, वेक्टर E1 के लेमडा, सो लेमडा की जगह पे लेमडा ई है। ए का मतलब था उस पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस, मीन्स दिस डिस्टेंस इज ए। सो यहाँ पे देखें, सो दिस होल इज L, सो दिस इज L/2, सो आई एम गोइंग टू पुट L/2 and theta 1 and theta 2 are 45, so sin 45 plus sin 45, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज पॉजिटिव x, सो दिस इज पॉजिटिव x मीन्स I hat, सो दिस इज I hat and this value is going to be equal to 2k lambda by L, और sin 45, so 2 sin 45 and sin 45 is 1 by root 2 and this is cancel out and this is I hat, so 2 root 2 k lambda by, so this is 2 root 2 k lambda by L I hat। so ये हमको निकल गया वेक्टर E1। सिमिलरली हम लोग सारे वेक्टर को निकालेंगे। क्लियर। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, इस वायर के कारण भी निकालेंगे, इसके कारण भी और इसके कारण भी। चलो हम लोग दूसरे वायर के कारण, सो दूसरे वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस वायर के कारण इस डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज पॉजिटिव, सो दिस इज नेगेटिव, दिस इज गोइंग टू बी माइनस I hat, और वैल्यू लिखते हैं। सो डायरेक्ट लिखें, सो लिखेंगे E2 इज इक्वल टू, सो के लेमडा, लेमडा की जगह क्या है मेरा, कितना चार्ज है इस पर, चार्ज डेंसिटी 2 लेमडा, सो दिस इज 2 लेमडा बाई ए का मतलब L/2 इंटू साइन थीटा 2 साइन थीटा, सो दिस इज 2 इंटू 1 बाई रूट 2, और डायरेक्शन इज माइनस I hat। सॉल्व करें, सो क्या हो जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4 और ये रूट 2, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस 4 रूट 2 माइनस 4 रूट 2 के लेमडा बाई L I hat। सो ये हमारा E2 भी निकल गया। सो दोनों I hat में आया, एक हमारा पॉजिटिव वैल्यू है और दूसरा हमारा नेगेटिव वैल्यू है। चलो अब आते हैं हम लोग तीसरे वायर पे। तीसरे वायर पे आते हैं, तो तीसरे वायर के कारण हम लोग निकालते हैं। सो चूँकि ये नेगेटिव चार्ज है, यदि पॉजिटिव रहता तो -j में होता, और आपका नेगेटिव है तो डायरेक्शन उल्टा होगा। सो ये पॉजिटिव y में होगा, मीन्स j hat के डायरेक्शन में होगा। सो इसका वैल्यू लिखते हैं हम लोग, E3 का वैल्यू लिखते हैं। सो E3 क्या होगा, so E3 is going to be equal to K, charge density is going to be 3 lambda by distance वही L/2 into 2 into 1 by root 2, direction is positive j hat। ये इसके लिए लिख रहा हूँ, sin थीटा 2 sin थीटा,
और sin 45 इज़ 1/√2, सो 2 इंटू 1/√2। सो इसको यदि हम सॉल्व करें सो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, सो दिस इज 6√2 k lambda बाई L j hat। चलो सिमिलरली यदि हम E4 निकालें, E4, सो इसके कारण भी ऊपर की तरफ ही होगा। सो वैल्यू लिखेंगे k टाइम्स 4 lambda बाई L/2 2 इंटू 1/√2 और अगेन j hat। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, सो 4 2 जा 8√2 k lambda बाई L j hat। और यदि मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, है ना। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब चारों को जोड़ देंगे। सो देखो ये दो I वाले हैं, सो ये प्लस में है और ये माइनस में है, और ये दोनों J वाले हैं तो ये जुड़ जाएंगे और दोनों प्लस में, तो ये सिंपली सम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो देखना यहाँ पे, सो मैं E का वैल्यू लिख रहा हूँ। सो E का हो जाएगा, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -4 है, सो दिस इज -2√2 k lambda बाई L I hat एंड प्लस देखो तो कितना हो जाएगा 14√2 k lambda बाई L j hat। सो ये हो गया हमारा E का वैल्यू। यदि मैग्नीट्यूड पूछा जाए सो वही बच्चा वाला काम, देखो सब में कॉमन क्या है हमारा k lambda बाई L, सो k lambda बाई L तो ऐसे ही बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट में क्या लिखेंगे हम लोग, 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 14√2 का होल स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, यही आंसर हो जाएगा। सो देयर इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल प्रॉब्लम, है ना, काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। सो आप इसको आसानी से बना सकते हो, सारा प्रोसीजर क्लियर है। सो जो भी काम था इसमें सब कुछ दिया हुआ था, बस आसानी से हमको केवल फार्मूला लगाना था, फार्मूला लगा के हमें इसको सॉल्व करना था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 2-3 सवाल हैं, 2-3 सवाल कर लेते हैं, देन वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कर्व्ड वायर। सो अगला जो सवाल है हमारा, अगला सवाल पढ़िए। सो अगला सवाल है, गिवन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड L, फाइंड E एट द सेंट्रॉइड, द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज एज शोन इन द फिगर। सो मैं फिर से बनाता हूँ। So this is an equilateral triangle of side length, let's say L, दिया हुआ है। Given an equilateral triangle with side L, find E at the centroid। So इसके centroid पे आपको निकालना है। So at centroid, the linear charge density is as shown in the figure। So सब पे क्या है, lambda, lambda and minus lambda। So इस पे linear charge है lambda, इस पे lambda और इस पे minus lambda। So let's name it। So this is A, this is B and this is C। So you have to find out the electric field at this point। So given an equilateral triangle, equilateral triangle है और इसमें आपको यहाँ पे जो है वो electric field निकालना है। So you have to calculate the net electric field at this point। Clear? So you have to calculate the net electric field at this point। So how we are going to calculate? So nothing more, जैसे हमने स्क्वायर में किया था सेम चीज़ देखेंगे। सो आप जानते हो
कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सेंट्रॉयड होता है वो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है ना। सो दिस इज द पॉइंट, सो दिस इज द पॉइंट। सो यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज ई। सो हमारे पास जो टास्क है, सारे क्वेश्चंस में हमको स्क्वायर में तो वो साफ दिख गया था, अब यहाँ पे ट्रायंगल के केस में थोड़ा तकलीफ है। सो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस ए। ये यदि आपने ए निकाल लिया तो ये सवाल बन गया। सो ये ज्योमेट्री बेसिकली इसको ऐसा सवाल फ्रेम किया गया है कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैट के फार्मूला के साथ साथ थोड़ी सी आपकी जो है वो ज्योमेट्री भी यहाँ पे चेक हो जाएगी कि आपको ज्योमेट्री कितनी आती है ना। सो यहाँ पे सेंट्रॉयड इसलिए इसने ऐसा ज्योमेट्री यूज़ किया। सो यू हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ ए। सो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, और आपने शायद ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि ये जो सेंट्रॉयड वाला पॉइंट होता है, दिस इज गोइंग टू डिवाइड दिस लेंथ इन द रेशियो 2:1, है ना। सो हम यदि ये लेंथ निकाल लें, सो 1/3 इज गोइंग टू बी दिस लेंथ, मीन्स दिस लेंथ, इसका 1/3 जो है वो ये लेंथ होगा और ये 2/3 होगा। सो हमारा टास्क है कि यदि हम ये निकाल लें सो हमको ये मिल जाएगा, मतलब ये मिल जाएगा। और ये कैसे निकलेगा, सो आप देखो ए बी, और यहाँ पे यदि मैं एन कर दूँ, सो ए बी एन आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपका ये लेंथ पता है एंड दिस इज ऑल्सो l/2। सो ये पता है, ये पता है, ये आसानी से निकल जाएगा। सो मैं डायग्राम को यूज़ करके जो है वो यहाँ पे एक फार्मूला लिखता हूँ बी एन। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एन? सो बी एन इज गोइंग टू बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस l/2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाई 4। सो दिस इज √3/2l। सो ये किसका वैल्यू हो गया? ये वैल्यू है आपका बी एन का, है ना, बी एन का। सो ये वाला लेंथ क्या लिखेंगे? सो दिस इज गोइंग टू बी 1/3 ऑफ दिस लेंथ। सो मैं डायरेक्टली यहाँ से लिख सकता हूँ कि देखो भैया, मेरा जो ए का वैल्यू होगा ये 1/3 ऑफ बी एन होगा, और ए इज इक्वल टू 1/3, और बी एन हमारा क्या है? सो बी एन है हमारा √3/2l, है ना। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू l/2√3। यहाँ से हमको ए का वैल्यू मिल गया। जब ए का वैल्यू मिल गया तो काम हो गया। अब देखो एंगल के बारे में, सो दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2। अब चूंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल सेम होगा। अब ये दोनों एंगल होगा क्या? सो लेट्स से दिस इज θ1 और इन फैक्ट दिस इज θ एंड दिस इज ऑल्सो θ। सो ये θ का वैल्यू क्या होगा? सो दिस इज 30, दिस इज 30, सो दिस इज 60 and the whole angle is 120, so this is 60 and this is 60. So the value of θ, so θ we are getting is 60 degree, है ना। so θ का वैल्यू क्या है हमारा? 60 डिग्री। अब फार्मूला लगाते हैं। so let's say this is wire number 1, this is wire number 2 and this is wire number 3. so wire number 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, वायर नंबर 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और वायर नंबर 3 के कारण जो कोई निगेटिव चार्ज है होना चाहिए था ऊपर की तरफ, क्योंकि निगेटिव है सो ये नीचे की तरफ होगा। क्लियर? सो मैं अब यहाँ से लिखूँ। अब यहाँ पे क्या करोगे आप यहाँ पे एक्सिस डिफाइन कर लो। सो एक्सिस कैसे डिफाइन करोगे? सो आप क्या करो, इसको बोलो ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है। सो ये एंगल हमारा 30 है, सो दिस एंगल इज आल्सो 30 एंड दिस एंगल इज आल्सो 30। सो मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी E2, दिस इज गोइंग टू बी E1 एंड दिस इज गोइंग टू बी E3। सो देखो मैं डायग्राम में सारा कुछ दिखला दिया है। आप डायग्राम में इजी वे में आप देख सकते हो।
E1, E2 और E3 दिखला दिया। मैं अभी पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा और उसके बाद फिर मैं इसको आई हैट और जे हैट के टर्म में लिखूंगा। सो ये मेरा आई हैट हो गया और ये मेरा जे, दिस इज़ माई पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप कैसे डिफाइन करते हो, अपनी सुविधा के अनुसार हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? सो आगे लिखते हैं। सो आगे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ से E1 का वैल्यू निकालते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1? सो E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड लिखते हैं। सो अभी हमने क्या लिखा था, सो K इंटू लेमडा बाई ए का वैल्यू क्या है मेरा, L बाई 2√3 इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, सो 2 टाइम्स साइन थीटा, सो साइन 60, सो साइन 60 इज गोइंग टू बी √3/2। सो इसको सॉल्व करें। सो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सो ये 2√3 ऊपर चला जाएगा, ये 2 कैंसिल, ये 2√3 ऊपर होगा, √3, सो ये हो जाएगा 6, 3 2 जा 6 K लेमडा बाय L। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, क्या इसके कारण ये जो मेरा E2 होगा इसका भी मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि लेंथ वही है, डिस्टेंस वही है, चार्ज वही है। सो 6 K लेमडा बाई L। क्या इसके कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका भी मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, बस डायरेक्शन ये होगा, क्योंकि सब कुछ सेम है, आइडेंटिकल है, सब पे लेमडा लेमडा और माइनस लेमडा। सो लेमडा की वजह से ये तीनों मैग्नीट्यूड में देखें, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू E2 एंड E3, ये दोनों के बराबर होगा, E2 और E3 के बराबर होगा। सो मैग्नीट्यूड सबका बराबर है। अब यदि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, सो अब देखो इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मैं एक कंपोनेंट लेता हूं, सो E1 cos 30 इस डायरेक्शन में, मैं डायरेक्ट केवल आर्गुमेंट से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो E1 cos 30 इस डायरेक्शन में, E2 cos 30 इस डायरेक्शन में। सो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट, और इसका एक कंपोनेंट नीचे, इसका भी एक कंपोनेंट नीचे, और एक कंपोनेंट ये था। सो ये तीनों ऐड होके हमको नेट जो है वो y डायरेक्शन में वैल्यू देंगे। सो यदि मैं नेट लिखूं, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लिखूंगा, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखूंगा कि देखो भैया, एक तो मेरा E3 हो जाएगा और प्लस ये वाला देखें, सो E2 ये cos 30, सो इधर में sin 30, सो E2 sin 30 प्लस E1 sin 30। और चूंकि E2, E1 और E तीनों सेम हैं, और लेट्स कॉल दिस एज सम E0। सो E0 सब में कॉमन हो जाएगा, सो यहाँ पे हो जाएगा 1 और प्लस sin 30 इज हाफ, प्लस sin 30 इज हाफ, सो हाफ प्लस हाफ इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, सो दिस इज 2 E0। और E0 का वैल्यू निकाल लो, E0 का वैल्यू कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है। सो दिस इज 6 K लेमडा बाई L। सो दिस इज गोइंग टू बी 6 इंटू 2 इज 12 K लेमडा बाई L is the नेटिंग। दिस इज द आंसर, है ना। सो काफ़ी सिंपल वे में आपका जो है वो सवाल चलता है, सब में सेम मेथड आपको यूज़ करना है, जो कि सिंपल है, इसलिए हम लोग आराम से इसको करते चलेंगे। सारे सवाल ऐसे ही होंगे, चाहे आपका कैसा भी कंटिन्यूअस चाल। सो मैंने यहाँ पे सिंपल आपको क्या रखा है, एक तीसरा केस, कि यदि आपको किसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, सो आपके लिए फार्मूला जो है वो क्या था हमारा, E इज इक्वल टू K लेमडा बाई A इन ब्रैकेट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। सो जितना सवाल करोगे सारे फार्मूला आपको याद हो जाएंगे, इसलिए आपको सवाल ज़्यादा से ज़्यादा करना ज़रूरी है। सिंपल ही सही, लेकिन ज़्यादा सवाल करने से आपको क्या होगा, सारे फार्मूला जो है वो मेमोराइज हो जाएंगे। सो ये एक बेनिफिट होता है आसान सवाल को करने से, है ना। सो आसान सवाल को देख के छोड़ना नहीं है, सारे सवाल को बना लेना है। उसमें केवल आपको क्या होगा, फार्मूला जितनी बार लिखोगे उतने अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा, है ना। सो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप लोग सवाल पढ़ो, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है ये।
काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। सो कंसिडर द सिस्टम shown below. If the charge is slightly displaced perpendicular to the wire from its equilibrium position, then find out the time period of the SHM. So मेरे पास क्या है, सिस्टम वहाँ पे मैंने दिखलाया नहीं है, so मैं यहीं पे दिखला देता हूँ। चलो, so this is infinite wire and on this charge there is a charge density lambda and there is a charge which is in equilibrium, so this is Q and the mass is M. So these are the things which is given. Consider the system shown below. If the charge is slightly displaced perpendicular to the wire from its equilibrium position, then find out the time period of SHM. So बोल रहा है कि आपको इसके SHM का टाइम पीरियड निकालना है. So how we are going to calculate that? तो इसमें कौन सा हमको फार्मूला यूज़ करना है? So ये इनफाइनाइट वायर है और इनफाइनाइट वायर के कारण यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? So let's say that electric field is going to be E, है ना? So इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा? दिस इज E. सो ये इक्विलिब्रियम में है. सो इक्विलिब्रियम में कैसे है? पहला सवाल तो उठता है कि ये इक्विलिब्रियम में कैसे है. सो इस पे कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं? सो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर होगा और ये चार्ज यदि पॉजिटिव है सो ये ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या हो जाएगा? Q इंटू E. और दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा? दूसरा फोर्स लगेगा इसका वजन mg. और कोई तीसरा फोर्स तो है नहीं, एक ग्रेविटी और दूसरा हमारा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्लियर? सो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये जो mg है ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. क्लियर? ये दोनों यदि एक दूसरे को बैलेंस करें तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. क्लियर? सो यदि इक्विलिब्रियम में आ गया सो हमारे पास क्या लिखेंगे हम लोग? So for equilibrium what we have is QE is equal to mg. ये तो मेरे पास एक रहेगा. किस किस के लिए रहेगा? so ये रहेगा हमारा इक्विलिब्रियम के लिए, है ना? so इक्विलिब्रियम के केस में ये यहाँ पे फुलफिल करेगा. अगला क्या करेंगे हम लोग? हमको बोला गया कि इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर लो. so मैं अभी फिगर को थोड़ा सा रीड्रॉ करूँगा. so मैं इसको मिटा रहा हूँ. सो बोल रहा है क्या कि इसको थोड़ा सा मैं डिस्प्लेस करता हूँ इधर में. सो यहाँ पे आ गया. सो लेट्स से दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी y. दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी y एंड लेट्स से दिस इज a. क्लियर? सो इस पॉइंट पे जाने से जो हमारा फोर्स है सो हमारा अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अब जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा QE प्राइम और वजन तो वही रहेगा mg. QE प्राइम mg, है ना? सो अब क्या लिखेंगे हम लोग? सो द नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो हम इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं. सो द नेट फोर्स इज गोइंग टू बी QE प्राइम माइनस क्या लिखेंगे? QE प्राइम माइनस mg इज इक्वल टू ma. लिख सकते हैं क्या ये? So this force minus mg is equal to the net force which is equal to mass into acceleration according to the Newton's second law. So acceleration is equal to क्या लिखेंगे? Acceleration is equal to q by m e प्राइम माइनस g. चलो जी, अब हम लोग इस e प्राइम का वैल्यू और उस e का वैल्यू लिखते हैं. So e का वैल्यू क्या होगा? a डिस्टेंस पे था. सो ए डिस्टेंस पे होगा. सो ई का वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं? इनफाइनाइट वायर के कारण क्या होता है? ई इज इक्वल टू, हाँ जी याद होगा, के लेमडा बाई 2k लेमडा बाई ए. 2k लेमडा बाई ए. इनफाइनाइटली वायर के कारण ए डिस्टेंस पे 2k लेमडा बाई ए. दिस इज द फार्मूला. यदि इस फार्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज़ करें और ई प्राइम कितना हो जाएगा? ई प्राइम का देखें सो 2k
lambda by, so this distance is going to be a plus y, a plus y. अब रखते हैं वैल्यू, तो यहाँ पे रखते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी q बाई m, और e प्राइम की जगह पे क्या रखें हम लोग, 2k lambda बाई a plus y माइनस g. क्लियर? और यहाँ से देखो हम g इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम रख सकते हैं, है ना, g इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम. इस g को हम लोग हटा सकते हैं और g की जगह पे क्या रख सकते हैं, क्यू ई बाई एम. सो q बाई एम 2k lambda बाई a प्लस y माइनस q बाई m, और e का वैल्यू वहाँ से लिखेंगे, सो 2k lambda बाई a. देखो क्या कॉमन हो जाएगा, q बाई m दोनों में है निकल जाएगा, 2k lambda दोनों में है निकल जाएगा, सो यहाँ पे 1 बाई a प्लस y और वहाँ पे a. सो चलो लिखते हैं, सो 2q lambda बाई m ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई a प्लस y माइनस 1 बाई a. हाँ जी, ठीक है. थोड़ा और सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2q lambda बाई m ब्रैकेट में देखें, सो a माइनस a प्लस y डिवाइडेड बाई a इंटू a प्लस y. सो कुछ इतना कुछ रिजल्ट आएगा, है ना. इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके जो हमारा वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा, देखिए जो हमारा जो एक्सेलरेशन है, सो दिस एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी इक्वल टू, सो दिस एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2q lambda, 2q lambda by e, not a, this is m, by m, और ऊपर में हो जाएगा माइनस y, और नीचे में हो जाएगा a स्क्वायर. अब यहाँ पे हम लोग एजम्पशन क्या लेंगे कि सिंस y इज वेरी वेरी लेस दैन a, बोला गया है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से यदि इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाए, सो इन दैट केस दिस y इज गोइंग टू वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू a. सो इन दैट केस वी कैन राइट a प्लस y एज a. सो यहाँ पे लिख सकते हो, सो दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस y इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू a. So this is obviously this is going to be the simple harmonic motion. So 2q minus 2q k lambda by m a square into y. So the quantity which is in the bracket is nothing but omega square. So we have to find out the time period. So what we get is, we have the value omega square is equal to 2q k lambda, and this is divided by ma square. So what is the time period? So we can easily write time period is 2 pi by lambda. So sorry, 2 pi by, not lambda, this is 2 pi by omega. So this is 2 pi square root of ma square by 2q k lambda. This is what is the time period of this charge if it is going to be displaced by some amount y. Clear? So ये हमारा सवाल था लीनियर चार्ज डेंसिटी पे.